के प्रायोजक है एरोफॉल्विन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। बैरिया रमाचक में कूड़ा डंप होने के मसले पर पटना हाईकोर्ट सरकार और नगर निगम को फटकार लगा चुका है। बैरिया इलाके के लोगों का कहना है कि उनकी जमीन जबरन ली गई है। जमीन अधिग्रहण की औपचारिकताएं नहीं पूरी की गई। पहले नहीं बताया गया था कि यहाँ कूड़ा डंप करने के लिए जमीन ली जा रही है, यानी यहाँ के किसानों को धोखे में रखकर जमीन ली गई है। कोर्ट में इन तमाम बिंदुओं पर बहस होगी। अब देखना है कि सरकार कैसे अपना बचाव करेगी, क्योंकि उसने बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के यहाँ कूड़ा डंप किया है। क्या कोर्ट की टिप्पणी से सरकार चेतेगी? क्या वो बैरिया से कूड़ा हटाने पर कोई फैसला लेगी? इस पर तो आज हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ये कूड़ा महामारी को भी दे रहा है दावत। और कुछ ऐसा ही हाल मधेपुरा का भी होता जा रहा है, जहां की तस्वीर से भी कराएंगे आज हम आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.rntv.co.in। बैरिया रमाचक की गंदगी बीमारियों को भी आमंत्रित कर रही है। गर्मी में इंसेफ्लाइटिस का खतरा रहता है। शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर जब इतनी गंदगी है तो क्या इंसेफ्लाइटिस का खतरा नहीं है? एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी साफ सफाई रखने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ बैरिया के इलाके का सत्य ये है कि इस इलाके में कचरा फेंका जा रहा है। हाल यही रहा तो ये इलाका कभी भी मुजफ्फरपुर बन सकता है। सबसे पहले सुनिए ये अपील। बीमारी के मेडिकल भाषा में इटियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी का पता ही नहीं है कि किस कारण से पैदा होता है, उस कारण को आप हल नहीं कर सकते। इतना तय है कि मच्छर उस बीमारी को फैलाते हैं। कई जगह बताया गया कि जो पिग जो सुअर होते हैं उनके शरीर में कोई ख़ास तरह के मच्छर जो काटते हैं उससे फैलता है। तो इसलिए डीडीटी का छिड़काव शुरू किया गया। और कुपोषण से लड़ना तो एक दीर्घकालीन उपाय होगा। ये तो नहीं हो सकता कि साल भर में सारे कुपोषण को ख़त्म कर दिया, उसके बहुत सारे कारण हैं। परंतु और सही है कि गरीब लोगों को ही इस तरह की आपदाएं परेशान करती हैं। जब बरसात शुरू होता है उस समय यही देखा गया है कि उसमें फैलता है और गर्मी में यही फैलता है। बैरिया इलाके में जहां कचरा फेंका जा रहा है वहां से निकलने वाली दुर्गंध ऐसी है कि आसपास के मोहल्ले के घरों तक ये घुसी है। मक्खियों ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कूड़े कचरे के ढेर की वजह से हर घर में बीमारी फैलाने वाली मक्खियों की भरमार है। किचन से लेकर डाइनिंग रूम तक इन मक्खियों का राज है। इस घर का हाल देखिए। वर्षा पड़ता है तो और ज़्यादा गंद, घर में रहने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है। और खाना वाना खाते हुए मक्खी गिर जाता है उसमें। मक्खी भगाते भगाते हम लोग पूरा फिनाइल से पोछे या तो नमक डाल के पोछे, किसी चीज़ से मक्खी नहीं जाती है। पहाड़ी पर इसको फेंकना था, लेकिन न प्रदूषण का सर्टिफिकेट लिया गया, न कुछ। हाई कोर्ट भी मांगा कि किस आदेश से यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है। और बताइए, हर एक दिन हर एक बीमार लोग यहाँ हो जाते हैं। इस बच्चे को देखिए, इसके पैर में मक्खियों ने इन्फेक्शन फैला दिया है।
दोनों पैरों में नोचनी हो रही है और लगातार दवा लेने के बावजूद सुधार जैसा होना चाहिए नहीं दिख रहा। बार बार बुखार भी आता है। हम जाते थे पहले सीखने के लिए, वो अब जाना मुश्किल हो गया क्योंकि पहले क्रिकेट सीखने जाते थे यही जीएससी फील्ड में। यहाँ से दूर पड़ रहा है, लेकिन अब इन्फेक्शन हो गया, हमको जाना भी मुश्किल हो गया। फीवर था तो फिर दवाई वगैरह चला तो उससे भी ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर को दिखाएं तो दवाई वगैरह भी चल रहा है। गांव में इधर उधर खेलने वाले बच्चों को देखकर दया आती है कि कब इन्हें कौन सी बीमारी मक्खियां फैलाएगी हमें भी नहीं मालूम। ये महिला निक्की देवी बताती हैं कि कूड़े के ढेर में मरे हुए जानवर और बच्चे के शव भी फेंके जाते हैं। आदमी के बच्चा रहता है, कूड़ा में आता है, अब ट्रक पर लेके आता है, उन्हें फेंक देता है। आप कभी गायों के बच्चा निकलता है। बैरिया बड़ी बीमारी की आशंका के ढेर पर है। एक बार यहाँ महामारी फैल गई तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आपदा जैसी स्थिति है। समय रहते सरकार नहीं चेती तो अनहोनी होना तय है। किसी और पर नहीं तो बच्चों पर तो रहम करे सरकार। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन समर्थ के साथ परनय प्रियम्बत की रिपोर्ट। तो देख लिया आपने ये तस्वीर, और निश्चित तौर पर कई तरीके की बीमारियों का भी अंदेशा है, डर है, महामारी का भी डर सता रहा है। एक बार अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कई तरीके की बीमारी भी हो सकती है। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बस आपको फ़ोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ आज़मी बारी साहब हैं, नेता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत बारी साहब आपका। आप हमारे साथ निर्भय सिंह जी हैं जो स्थानीय निवासी हैं बैरिया रमाचक के। बहुत बहुत स्वागत निर्भय जी आपका भी। और सुरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं, आप भी स्थानीय निवासी हैं बैरिया रमाचक के। बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी आपका भी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे, आपसे ये सवाल करेंगे। आप स्थानीय निवासी हैं, सारी चीज़ों से आप रूबरू होते हैं। हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर जगी होगी कि हाई कोर्ट आपके साथ खड़ा है और 20 जून को जो अगली सुनवाई होगी शायद उसमें फैसला आपके तरफ भी आ जाए। हमारी भी यही उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच में जो रिपोर्ट हमने देखी, कई तरीके की महामारी हो सकती है। इंसेफ्लाइटिस से भी पूरे तरीके से राइट ऑफ हम नहीं कर सकते हैं, हालांकि कोई ऐसा भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, और अभी तक ऐसा कुछ मिला भी नहीं है पटना से, लेकिन उससे भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि गंदगी से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। कितनी दुश्वारी, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आप लोगों को? देखिए सर, हम किसान के बेटे हैं जी, और उस प्लॉट के बगल में ही हमारा ज़मीन है, उसी से टच होकर जाती है। पहले हम लोग खेती करते थे, आज की यह स्थिति है कि खेत में जाने लायक नहीं है। वहाँ आप पहुँचेंगे तो आपको सच में इतना न मच्छी और मच्छर घेर लेगा कि समूचा देह में खुजली होगा, गंध दुर्गंध आता है, धुआं आता है। सच में वहाँ खड़ा होने की स्थिति नहीं है। घर अगल बगल जो घर है जिसमें इतनी न मच्छर मक्खी और धुआं की बीमारी, तो मतलब पॉक्स से निकलना लोगों को शुरू हो गया है। अभी से ही चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां शुरू हो गई। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बात ये भी होती है सुरेंद्र जी, और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जब अधिग्रहण की बात आई थी तो अधिग्रहण भी कानूनी रूप से नहीं हुआ, और अधिग्रहण में भी जबरन जमीन कितनों की छीनी गई, वो पैसे भी नहीं मिले हैं। और आप बता रहे हैं कि आपके ठीक बगल की ये सारी बात है। क्या सही मानों में जमीन में भी कुछ ऐसी बात सामने निकल कर आई? जमीन में बहुत सारी सच में अधिग्रहण करने में खामियां हैं जी। किसानों की राय नहीं ली गई, और किसानों की जमीन अधिग्रहण के पहले सबसे पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था जी, और लोगों को यह बताना चाहिए था कि यहाँ पर कूड़ा कचरा का डंपिंग यार्ड बनेगा, जो बताया नहीं गया। एकाएक लोगों के यहाँ नोटिस दिया गया कि पैसा आप लीजिए और नहीं तो हम ट्रेजरी में जमा कर देंगे। तो फिर अभी हम आपको दे रहे हैं, जो ट्रेजरी में जमा हो जाएगा तो आपको लेने में फजीहत होगी। वहाँ अनपढ़ पढ़ा लिखा किसान सच में है नहीं, सब लोग अनपढ़ हैं, गरीब गुरबा हैं। सब लोगों को डरा धमका के 2-3 गो दलाल गांव के लोगों को छोड़ के जबरदस्ती 2-4 लोगों को पैसा दिलवा के लाइन लगवाया गया। और फिर उसके बाद ऐसा काम किया गया है कि कुछ लोगों का जो ज़मीन बिका हुआ था, भूमि अधिग्रहण विभाग ने उन्हीं को पैसा दे दिया। और जो बेचारा खरीद के, जैसे आपने इकट्ठा ज़मीन खरीद लिया और आप बाहर में हैं, आपको पता नहीं है, खतियान तो उनके पास में है, उन लोगों को पैसा देके लाइन लगा दिया गया। सच में बहुत सारी बीमारियां अगर वहाँ देखा जाए तो, और ख़ास करके इसमें अधिग्रहण विभाग से, भूमि अधिग्रहण विभाग से यह समस्या पैदा किया गया है। किसानों को डरा धमका के ज़बरदस्ती पैसा दिया गया है। चलिए बिल्कुल, तो जबरन यहाँ पर अधिग्रहण की भी बात सामने आई। निर्भय जी,
आप इससे पहले भी आए थे, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी और आपसे फिर से वही हम जानना चाहेंगे। जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि जबरन ज़मीन अधिग्रहण हुई है, जबरन ज़मीन भी लिया गया है। हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो वो जो फटकार उसने लगाया है सरकार को और नगर निगम को, तो ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर सहानुभूति आप लोगों के साथ है, बैरिया रामाचक के लोगों के साथ है और शायद फैसला भी पक्ष में आ जाए, हम भी यही उम्मीद करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अभी के जो वहाँ पर मौजूदा जो हालात हैं उसके बारे में आप बताएं। अभी जो वहाँ पे मौजूदा हालत है वहाँ जीने लायक नहीं है। वहाँ अगल बगल करीब 5-7 किलोमीटर में किसी तरह से आदमी जी रहा है। इतना दुर्गंध है, रात में धुआं, बहुत मतलब कि परेशानी से आदमी वहाँ पे। तो पिछले बार भी हम बताए थे कि 2 स्कूल तो बंद हो चुका है और 1 स्कूल बंद होने के कगार पे है। निगम का ये कचरा डंपिंग वहाँ पे किस आधार पे कर रहा है अभी तक हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है। कि एक तरफ जो है आप वहाँ पे आवासीय भूमि कर दिए, वहाँ पे 20 लाख रुपए अथी कर दिए रेंट फिक्सेशन, और वहाँ पे कचरा डैम्प कर रहे हैं। किस अथी से कचरा डैम्प कर रहे हैं? जहाँ पे कचरा डैम्प होना चाहिए वहाँ तो पथरीली ज़मीन होना चाहिए, वहाँ तो पानी हम लोग के यहाँ दूषित हो गया है। यानी पानी तक अब दूषित आ गया, प्रदूषित पानी पीने को आप लोग मजबूर हैं। जी जी। बारी साहब, जिस तरीके से बात हो रही है, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा और निर्भय जी ने कहा, और सुरेंद्र जी ने तो एक बहुत बड़ी बात बोल दी, एक बड़ा इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम भी यहाँ पर इससे पहले भी इसी मंच से कई बार ये इल्ज़ाम लग चुके हैं कि ज़मीन अधिग्रहण की बात पूरी तरीके से गैर कानूनी। ज़मीन अधिग्रहण में ना किसी की इजाज़त ली गई और सीधे सीधे छीन ली गई ज़मीन, ऊपर से पैसे के लिए भी कुछ दलाल को रखा गया। बिल्कुल सही है। जहाँ तक हमको जिसकी जानकारी है कि बैरिया इलाके में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नगर निगम का डंप है इसको बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जी। उसमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल इस इलाके के लिए नहीं किया गया है। आबादी से दूर होनी चाहिए, पथरीली ज़मीन होनी चाहिए, और ये इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल ना किए बगैर ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया। ज़मीन अधिग्रहण में भी बड़े पैमाने पर वहाँ भ्रष्टाचारियों के द्वारा उसमें लिप्त होने की बातें सामने आई है। ज़मीन किसकी है, रजिस्ट्री किसने कर दी है, कुछ लोग परिवार के लोग जो नहीं रहते हैं उनकी ज़मीन को भी दे दिया गया है। तो एक तरह का पूरा भ्रष्टाचार, पूरी सोची समझी साजिश के तहत कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचारियों के साथ नगर निगम की संलिप्तता थी, जिस संलिप्तता की वजह से इस तरह के हालात वहाँ पैदा हुए। और जब वहाँ ले लिया गया ज़मीन तो वहाँ के लोगों ने शुरू से विरोध किया। अभी हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ स्कूल थे, वहाँ कुछ फैक्ट्री लगने की बात थी, वो ज़मीन को रेसिडेंशियल एरिया घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद वहाँ कूड़ा डंपिंग का बना देना, ये 7वां अजूबा लगता है। ये सरकार की नीयत पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। सरकार ने अगर ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि नहीं, हम किसी भी तरह से बिहार की जनता को, पटना की जनता को हम हमेशा तंग करते रहेंगे, कभी से शांति से नहीं रहने देंगे, तब तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए कि बगैर सोचे समझे, बगैर क्राइटेरिया फुलफिल किए इस तरह की कार्रवाई बिहार सरकार को या पटना नगर निगम को नहीं करनी चाहिए थी। और पटना नगर निगम ने अगर किसी सांठगांठ के साथ इस तरह का गैर कानूनी काम किया था तो सरकार को इसमें तुरंत अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए था। आप कई हफ्ते से इस तरह की बातें सामने उठा रहे हैं और उसके बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रोक रही है। खाली ये नहीं, आप जो दृश्य दिखा रहे हैं, इस दृश्य देखने के बाद अच्छे अच्छे के रोमे उनके खड़े हो जाते हैं कि भाई किस परिस्थिति में वहाँ के लोग रह रहे हैं। सबसे बड़ा जो वहाँ नरकीय जीवन भी एक जीवन होता है, तो नरकीय जीवन से भी अगर उससे खराब भी कोई जीवन है वो जीत रहे हैं। इसलिए कि हर सांस जो वो ले रहे हैं वो प्रदूषित सांस ले रहे हैं। खाना जो खा रहे हैं उस खाने में उनको परेशानी हो रही है, रहने में परेशानी हो रही है। बच्चा बीमार है। स्कूल में जहाँ पहले आपने दिखाया बोर्ड था जहाँ बच्चे पढ़ते थे तो पढ़ने लिखने का एक माहौल व्याप्त था वहाँ पर, तो अब पढ़ने लिखने के बजाय अब दूसरे तरह का डर और खौफ का माहौल हो गया। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर की वजह से दूसरे क्रिमिनलों का डर खौफ होता था, अब वहाँ बीमारियों का खौफ हो गया है। बिल्कुल, बीमारियों का खौफ हो गया और कई तरीके की बीमारी और भी हो सकती हैं। एक बार बरसात आती है तो महामारी फैलने का भी डर सताता रहता है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ पटना से उपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी आरएन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे समझ से जहाँ तक बात है सर, ये मेरी व्यक्तिगत मतलब समझ है जी कि ये सारा चीज जो आप दिखा रहे हैं जी, ये सारे चीज का जिम्मेवार यहाँ के बिहार की जनता है। क्योंकि बिहार की जनता ही न गांधी जी के 3 बंदर स्वरूप प्रदेश के मुखिया का चुनाव कर लिया है जी। इस प्रदेश के मुखिया को जिस तरह से गांधी जी के बंदर को
न माने दिखता था, न सुनता था, न कुछ बोलता था। उसी के अनुसार हाँ इस प्रदेश का मुखिया है जिसको कोई चीज जो है ना बुरा चीज दिख नहीं रहा है। और रह गई जहाँ तक कोर्ट में जवाब देने की बात, तो ये प्रदेश का मुखिया खड़ा होके कह देगा कि हुजूर मैं तो गांधी जी का बंदर हूँ, न मैं कुछ बोल सकता हूँ, न मुझे सुनाई पड़ती है, न मैं देख सकता हूँ, इसलिए इसमें मेरा क्या कसूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की बातें एक जनता पर भी दोष की आपने ही उन्हें वहां पर पहुंचाया, लेकिन एक सवाल हम ये करना चाहेंगे सुरेंद्र जी, जिस तरीके से कोर्ट का ये एक फटकार कोर्ट ने लगाई, साफ तौर पर कहा और अगली सुनवाई 20 तारीख की बताई गई है, तो क्या ये इस 20 तारीख के दिन कितनी उम्मीद है, 20 जून को कितनी उम्मीद है कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से हो सकता है आप लोगों के लिए? देखिए, बात ऐसी है कि वहाँ के ग्रामीणों ने संबंधित पदाधिकारी और सरकार के सभी जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी, तमाम लोगों के यहाँ गुहार लगा चुके हैं। उसके बाद कहीं से कोई न्याय मिलने का आसार नहीं मिला, कोई आशा नहीं मिला, तब न्यायालय के शरण में गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि न्याय ही एक ऐसा जगह है जहाँ न्याय मिलेगा और वहाँ के गरीब गुरबा जनता हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बेमौत मरेंगे लोग, रोगी से मरेंगे सच में। फिर सरकार आंसू पोंछने के लिए जाएगी कि यहाँ तो महामारी फैल गया, ये दवा दो, पाँव रोटी दो, बिस्कुट दो। इस तरह की सरकार की पॉलिसी है सच में। यानी आपको न्यायालय से उम्मीदें हैं और खास तौर से अभी जो फटकार लगाई है सरकार की पटना नगर निगम की, उसने और भी ज्यादा उम्मीदें बांध दी हैं। न्यायालय से उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता के पक्ष में न्याय निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे कि जनता के पक्ष में न्याय है, बैरिया रमाचक के लोगों के पक्ष में यह फैसला है। फिलहाल एक दर्शक नवादा से हमारे साथ अशोक जुड़ गए हैं। स्वागत है अशोक जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, हम सर अपना कहना चाहते हैं सर कि बार बार आप इस न्यूज को दिखा रहे हैं जी, तो क्या ये प्रशासन को और बिहार सरकार को सुनाई नहीं पड़ रहा है? जितना सब चीज आँख के सामने होते हुए भी इन लोग अंधे बने हुए हैं। अशोक जी, ये तो बस आप ही जान रहे होंगे, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं ये जो बात सामने आ रही है कि आखिर प्रशासन को या सरकार को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने सही कहा, लगातार हमने अभियान छेड़ रखा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं। और जो जवाब आया है वो भी आप सुन के जरूर हैरान हो जाएंगे, जो हम आपको कुछ देर में सुनाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। निर्भय जी, जिस तरीके से निर्भय होकर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बात सामने रख रहे हैं, आप उस क्षेत्र में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, हाईकोर्ट की फटकार, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो याचिका दर्ज की गई थी, इसमें ये सब कुछ डाला गया था कि ज़मीन अधिग्रहण भी जबरन हासिल की गई है और कई कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, झूठ बोलकर ज़मीन ली गई, ये सब कुछ याचिका में दायर है? हाँ, ये सारी बातें जो है याचिका में दायर है जी। और हम लोग पहले जो है नगर विकास मंत्री जी से मिले थे जी, उसके बाद में प्रेम कुमार जी से, हाँ उनसे मिले थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ देख लेंगे 2-3 महीना चलते रहा। फिर हम लोगों ने न्यायालय के शरण में गया। न्यायालय से जरूर उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में फैसला मिलेगा और अभी तक जो भी न्यायालय का आया है जी, वो हम लोग के पक्ष में ही है। अब सिर्फ बस 20 तारीख का इंतजार है हम लोग। चलिए, तो 20 तारीख का वो जो इंतजार है उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा है, पूर्ण विश्वास न्यायालय पर आपको है? जी। चलिए, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ चंदन जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? सर, मेरा राय यही है कि हाल फिलहाल में मैं एक न्यूज देख रहा था जी, उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे इसको वेल मैनेज किया जा सकता है। जो इतनी परेशानी है यहाँ पे जी, उसको वेल मैनेज किया जा सकता है। किस चीज को वेल मैनेज किया जा सकता है? क्या खाद बनाने का? आप कूड़े की बात कर रहे हैं चंदन जी? जी, मैं कूड़े की ही बात कर रहा हूँ जी। देखिए, गवर्नमेंट कहीं से दोषी नहीं है इसमें जी। गवर्नमेंट को अगर अवेयर किया जाए तो इसको वेल मैनेज किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट को कौन अवेयर करेगा, आप ये बताइए? गवर्नमेंट को तो अवेयर करने के लिए हम लोग हैं ही, जनता है जी। और यहाँ जो आपके बैठे हुए हैं आपके ऑफिस में, ये जो जनप्रतिनिधि लोग हैं जी, ये लोग उसको अवेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज चंदन जी हम आपको बताना चाहेंगे। आपने कहा कि सरकार का कोई कसूर नहीं, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कई नियम होते हैं। अगर कूड़ा डंप करना है, कूड़ा डंपिंग की अगर जगह बनाना है, उसमें कई नियम है। सबसे पहला नियम क्या, रिहायशी इलाके से आपको दूर रखना है। उसके बाद जिस जमीन पर कूड़ा डंप किया जाता है वो बंजर होनी चाहिए, जमीन उपजाऊ जमीन नहीं होनी चाहिए। जमीन अधिग्रहण के लिए भी कई तरीके के नियम है, लेकिन प्रदूषण विभाग से भी आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, इजाजत लेनी होती है। लेकिन चंदन जी, कहीं पर कुछ भी नहीं,
एक्चुअली में बॉस देखिए, अभी जो हम लोग का बिहार का परिस्थिति है उसमें गवर्नमेंट के पास देयर इज लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। जी। तो क्या है कि उस अल्टरनेटिव में जो अल्टरनेटिव जो दिख रहा है उसको वेल मैनेज करना है। जी। आपको वहाँ बताना है कि देखिए इस पूरे का हम जैविक खाद बना सकते हैं, जी, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। वो तो नगर विकास मंत्री खुद भी कह रहे हैं चंदन जी। हम आपको अभी कुछ ही देर में वो बयान भी सुनाएंगे कि नगर विकास मंत्री प्रेम जी किस तरीके से कह रहे हैं कि उससे वो क्या करेंगे, उनकी कितनी महत्वाकांक्षी और कितनी बढ़िया योजना है, हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल बारी साहब, हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ मन्नू पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है मन्नू, आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं पुल से ही मैं देख रहा हूँ कि सवाल को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उठाया है जी। परंतु एक ये भी चीज तो ये कहना है कि आखिर पटना नगर निगम को जो आज ये स्थिति पैदा हो गई है जी, इसके लिए जिम्मेवार कौन से तत्व हैं जी, और क्यों पटना नगर निगम रिहायशी इलाकों को कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने के लिए बेचैन हो उठी है जी। इसके पीछे भी तहत जाने की आवश्यकता है। इसके पीछे पे हम बिल्कुल जाएंगे। इसके पीछे यहाँ बैठे मेहमानों को मैं अवगत करा देना चाहूंगा कि पटना नगर निगम की अपनी जमीन 11 एकड़ चूहड़मल नगर के पास है जी, ब्योर के पास है करीब 2 एकड़ 2.5 एकड़ के जमीन के अंदर जी। तो उस जगह पर जहाँ की 11 एकड़ का जमीन हो और उसके बीच में अगर 1 एकड़ में अगर पूरा डंपिंग यार्ड लगाया जाए और चारों तरफ 10 एकड़ जमीन खाली रहे तो कोई प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं उत्पन्न हो सकता है। परंतु पटना नगर निगम के अधिकारियों ने वहां पर अवैध रूप से कब्जा करा रखा है, जहाँ से कि 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना उन लोगों को मिल रहा है। तो फिर जनता की भावनाओं को कौन समझता है? जी। हम आप यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं और नगर आयुक्त और ये लोग जो है सो एसी में बैठकर इसको दे रहे हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय को भी गलत एफिडेविट दिया जा रहा है और कुछ सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। इस विषय पर क्या सोल्यूशन निकलेगा? सभी राजनीतिक दल जो आज चुप बैठे हुए हैं उन लोगों को भी यहाँ इस सवाल को लेकर आगे आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही मनु जी। इसका जवाब हम जरूर ले रहे हैं अभी तुरंत। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक दर्शक सीधे तौर पर कि विपक्षी दलों को भी आगे आना चाहिए, बारी साहब सीधे तौर पर कहा। इससे पहले चंदन जी का भी कुछ इसी तरीके का कहना था। नहीं, सत्ताधारी दल और विपक्षी दल की बात नहीं, ये मानवता की बात है जी। जिस तरह की घटना घट रही है बैरिया में और उस इलाके के लोग जिस तरह से नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब लोगों को सामने आना चाहिए। और हम आपको बता दें कि इसके पहले, अभी मैं चर्चा कर रहा था, उसके पहले भी वहाँ पर कुछ विरोध हुआ था और उसमें कांग्रेस के लोग ने विरोध किया था। लेकिन जब सरकार ये तय कर चुकी है कि हमको लोगों को परेशान करना है, तो उन विरोध करने वालों को भी परेशान करने के लिए FIR तक हुआ है। आज कंकड़बाग थाने में FIR है और वो FIR भी उन लोगों के खिलाफ है जो लोग वहां मौजूद नहीं थे। स्कूल के बच्चों ने और स्कूल के एम्प्लॉय ने किया था, तो स्कूल के डायरेक्टर पर FIR हो गया और स्कूल के प्रिंसिपल पर हो गया। तो ये सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह से हम दमनकारी शक्तियों की तरह जनता का दमन कर रही है और उसी का परिणाम आपको बरियारपुर में देखना पड़ रहा है। इसलिए अभी इस मामले को अगर सरकार संजीदगी से नहीं लेती है तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे, गंभीर बीमारियां होंगी और कई तरह की परेशानियों का सामना जो अभी लोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और भयानक बीमारी होगी। और हम समझते हैं कि जब वो भयानक बीमारी व्याप्त हो जाएगी तो उस वक्त सरकार चाह के भी उन बीमारियों को रोकने की स्थिति में नहीं होगी। आज भी जिस तरह से बच्चा जो खेलने की उम्र थी उसको वहां इन्फेक्शन हो चुका है, बच्चे खड़ा है तो उसके फेस पर मक्खी है, तो और औरतों को खाना में मक्खी है। तो इस तरह के हालात पैदा होने के बाद भी अगर बिहार राज्य का मुखिया को इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, मुख्यमंत्री को इस चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, नगर विकास मंत्री को ये चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, तो दुर्भाग्य है इस बिहार की जनता का, जिसने बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ एक नई सरकार को लाने का किया था और कहा था ये कि कुशासन की जगह सुशासन कर देंगे। तो सुशासन के राज्य में अगर इसी तरह से जनता परेशान हो रही है तो मुझे ऐसे सुशासन की सरकार नहीं चाहिए। आज नीतीश कुमार को अभिलंब इस पर कार्रवाई कर करके हस्तक्षेप करना चाहिए और हर चीज न्यायालय में क्या होगा, न्यायालय क्या आदेश देगा तो इंप्लीमेंट तो सरकार को करना है। इसलिए मैं न्यायालय से पहले ही, न्यायालय के निर्णय से आने से पहले ही आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि सरकार अभिलंब इस पर ध्यान दे और उसको वहां जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है वो डंपिंग यार्ड अभिलंब बंद कर दे। और जहां पर डंपिंग यार्ड बनाया गया है वहां पर यह कहा जा रहा है कि हम उसमें प्लांट लगाएंगे, गैस प्लांट लगाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये प्लांट लगाना चाहिए था, तब डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए था।
लेकिन डंपिंग यार्ड बना करके पूरे इलाके के लोगों को नरकीय जीवन व्यतीत करने के लिए आप मजबूर कर दिया है। अब उनको सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि नहीं, हम वहां के लोगों के लिए चिंतित हैं और वहां के लोगों के लिए हम नया प्लान बना करके उसको दूसरे तरह से टर्न करेंगे। ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। उसको बनाने के लिए वहां और भी जमीन की आवश्यकता होगी, और जो अब वहां के लोग किसी भी तरह से एक धूर एक्स्ट्रा जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। जो हालत है वो लोग जमीन खाली छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन नगर निगम को अब देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि नगर निगम को देने के लिए तैयार नहीं है। एक दर्शक इसी बीच पटना से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? कहना है कि जी जी सुन रहे हैं सुरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। हमारा कहना है कि विपक्षी के जहाँ तक सवाल है, तो ये लोग तो विपक्षी पर जब आंदोलन कोई खड़ा करता है, अन्याय मांगता है, तो उनके पुलिस के द्वारा FIR करवा देते हैं और जेल में बंद करवा देते हैं। जब हाई कोर्ट कहा कि अब बहुत हो गया है, अफसरों को जेल भेजेंगे, जी प्रभात खबर में हम 1/5 को पढ़ा था कि अब बहुत हो गया, अफसरों को हम जेल भेजेंगे जी। तो अब सवाल है, जब इतना बात, इतना कमेंट हाई कोर्ट कर रहा, हाई कोर्ट का आदेश का कोई पालन ये सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है, तो कुछ हमारे साथी कहते हैं कि विपक्षी लोग द्वारा, विपक्षी क्या करेगा? जब न्याय मांगता है तो लाठी मिलता है, न्याय मांगता है तो गोली मिलता है। तो ये सरकार को हाई कोर्ट का आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे, हम पेपर में जो आया है वो बात को कह रहे हैं। ये बहुत हो गया, अफसरों को जेल भेजेंगे, ये प्रभात खबर निकाला था जी। राजधानी में गंदगी पर हाई कोर्ट सख्त, वकील ने प्रभात खबर की टिप्पणियां दिखाई जी। सवाल है कि ये सरकार तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, पूरे बिहार को नरक राज बना दिया है जी। इस पर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो आंदोलन बराबर कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए सुरेंद्र। निश्चित तौर पर कि सरकार ही सबसे बड़ी दोषी। एक निर्भय जी, जिस तरीके से बातचीत चल रही है और जो बात निकल कर सामने आ रही है कि लगातार बार बार ये बात सामने कि आखिर सरकार क्या मंशा है। आपसे अगर पूछा जाए, ये भी कहा जाता है कि जो कूड़े का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कूड़े को ख़त्म किया जाए ताकि बीमारी ना फैले, क्या वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है या कूड़ा ऐसा ही फेंका रहता है? वहाँ पे अभी तक कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है जी। और निगम का भी ये अर्थी था कि पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगे वहाँ जी, लेकिन आज तक अभी तक कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। ज़मीन अधिग्रहण के बाद जो है जी तुरंत वहाँ पे कचरा डैम शुरू हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट आज तक नहीं लगा। 3-4 साल हो गया, अभी तक कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, सिर्फ कचरा। अभी तक बाउंड्री वहाँ पे नहीं हुआ है, यानी खुले में ऐसा ही फेंका रहता है कचरा। रोड से नीचे तक, मतलब कि रोड से वो करीब 1.5 किलोमीटर अंदर है जी। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि रोडे पे कचरा गिरा देता है। जो अधिकरण जमीन नहीं किया गया है उस वहाँ पर भी कचरा गिराया जा रहा है। चलिए, ये बताने का ये सही में सोचने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी और आपको ये भी सुनाएंगे कि नगर विकास मंत्री की कैसी महत्वाकांक्षी योजना है इस कचरे को लेकर।